a young, dynamic, energetic, and he loved teaching and speaking and training. So now I request him to take over. गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? विल यू लाइक टू टेक द होल सेशन इन इंग्लिश और इन हिंदी और बोथ? बोथ, ओके। सो as my friend, because we had studied together during our struggle time, Mr. Sridhar Kumar. I belong to Indian Administrative Service, served the government in different capacities. Recently, I was chairman of the Open School Examination Board, then I was secretary in Forest Department, I was service settlement officer, I was joint secretary in Panchayati Raj, and served different districts in different capacities. And this year only, I left the job. I quit the job for a couple of reasons. First, I wanted to start my second inning, to pursue my interest, to pursue the things that I could not do during my service period. And secondly, I wanted to give back to the society the things that I have taken from the society. समाज से जो लिया उसको लौटाने का भी वक्त है. So feel free. सबसे पहले एकदम एटीज हो जाइए. डोंट फील दैट यू आर इन क्लास एंड आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग. और वैसे मैं कोई चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ जो आपको नहीं पता है पहले से. आप सब समाज के उस उम्र के बच्चे हैं जहाँ आपका जन्म ही इंटरनेट में हुआ. यू स्टार्टेड योर लाइफ विथ इंटरनेट in your home, internet in your school. When we started our career, we had no internet, no phone. टेलीफोन किसी के पास होता था तो हम लोग चर्चा करते थे कि फलाने के घर पर एक लैंडलाइन टेलीफोन है. हम लोग घूम के बात करेंगे, ठीक है? सो आर यू एक्साइटेड एवरीबडी? श्योर? ओके. मैं आज आपसे 3 पैराडाइम्स में बात करूंगा. 3 पैराडाइम्स. पहला पैराडाइम इस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में होगा, जिस देश में हमने जन्म लिया है. और मुझको यह देख करके बहुत हर्ष हो रहा है. एंड आई एम अनफॉर्चुनेट दैट आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू जम्मू कश्मीर. वहाँ हम जा नहीं पाए, बट आप लोग सब लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है. सो द फर्स्ट पैराडाइम, यस यू कैन क्लैप फॉर दैट. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री. ये देश की खूबसूरती यही है. और आज सब लोग, आप जिस प्रदेश की भूमि पर हैं, यह प्रदेश कई मानों में बहुत अनूठा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. दिस स्टेट ऑफ बिहार इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एवर रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड. लिच्छवी रिपब्लिक बोलते हैं उसको. सो फर्स्ट एवर रिपब्लिक इन द वर्ल्ड. वी हैव द प्रिविलेज एंड द ऑनर टू बी द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड. तो पहला हम एक पैन इंडिया पैराडाइम से आपसे बात करेंगे. देश के पैमाने पर हम लोग सभी लोग भारतीय हैं और इस पर हम सबको गर्व भी है. दूसरा, आपके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे. जिस उम्र में आप हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं,
आने वाले समय में आपके सामने कौन सी चुनौती आने वाली है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, you people have taken a leap. You people have come here and you are going to face couple of challenges which never existed earlier. जो पहले वो चुनौती नहीं थी, वो आपके सामने कौन चुनौती आने वाली है, और उन चुनौतियों से, उन चैलेंजेस से आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, इसी 3 चीज पर हम बात करेंगे। It will take probably 10 minutes more time. I have been allotted around 1 hour and 15 minutes time, but I am sure that you will not be bored. You will enjoy the talk. Isn't so? Sure? Good. मैं आपको जो एंटरप्रेन्योरशिप जिस पर बात करनी है, इसकी बात मैं एक श्लोक से आपको बताता हूं और एक लोकोक्ति से बताता हूं। लोकोक्ति मतलब बोलचाल की भाषा में मुहावरा नहीं बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं। हम लोग छोटे थे उस वक्त बिहार में एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको मगध रीजन बोलते हैं। मगध, मगध साम्राज्य हुआ करता था। तो एक सेइंग है, उसको कहता है उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख नदान। इसका मतलब हुआ उत्तम खेती, सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छा पेशा कौन है, खेती। मध्यम बान, बान का मतलब व्यापार, दूसरे दर्जे पर व्यापार है। निषिद्ध चाकरी भीख नदान, मतलब नौकरी ठीक ठाक है, काम चलने लायक है, और भीख मतलब बेगरी, वो सबसे खराब चीज होती है। यानी व्यापार को उस वक्त भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। कृषि को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया जाता है कि जो किसान हैं, जो फार्मर है, अन्नदाता है, वो न रहे तो आपकी सारी टेक्नोलॉजी, सारा इन्वेंशन धारा का धारा रह जाएगा। यू नीड फूड टू सर्वाइव। श्रीमद् भगवत गीता में आप इसको आप कोई धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट गीता इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। दर्शन की एक बहुत बड़ी किताब है जो हजारों साल से प्रासंगिक थी, रेलिवेंट थी, आज भी और कल भी रहेगी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में बताया है कि व्यापार यानी उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप कितना महत्वपूर्ण है। वो श्लोक यूं है, वो कहता है द्यूतम छलतयामस्मि तेजस तेजस विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वम वतामहम। संस्कृत का श्लोक है, प्लीज बी कंसंट्रेट कीजिएगा, डोंट क्रॉस टॉक मत करिएगा, भंग हो जाएगा मेरा ध्यान। यह संस्कृत का श्लोक क्या कहता है, द्यूतम छलतयामस्मि तेजस तेजस विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वम वतामहम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि छल करने वालों में, धोखा देने वाले में मैं सबसे बड़ा जुआरी हूं, मैं तेजस्वियों का तेज हूं और मैं व्यापार भी हूं। आप सोच करके देखिए कि उस वक्त भी व्यापार को कितनी महत्ता दी गई थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई देश, कोई समाज, कोई वर्ग, एनी सोसाइटी, एनी सेगमेंट, if they want to progress, if they want to hold their head high, they need to pursue entrepreneurship, they need to do business. अगर अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है तो इसलिए नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो ठीक है, एक अलग आयाम है, वो एक अलग एग्जाम्पल है, लेकिन वो इसलिए पावरफुल है कि उस देश की इकोनॉमी बहुत ट्रिलियन डॉलर है। इसका मतलब बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा चीज है जो कल भी इंपॉर्टेंट था और आज भी महत्वपूर्ण है। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? आपको मैं इस देश के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, हम लोग जा कहां रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग। आई विल अगेन रिक्वेस्ट एंड सॉलिसिट ऑल योर अटेंशन। आई एम श्योर दैट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू यू, but the fact is that you need to respond to the best of your ability. Only then I will give you the best. अलग अलग जगहों पे मैं हमेशा जाता रहता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लाइफ मेंबर हूँ।
2002 के बाद जितने बिहार में आईएएस हुए सबको पढ़ाने का गौरव प्राप्त हुआ। इंटरनल सिक्योरिटी पर मेरी लिखी हुई किताब चलती है। सो आई हैव बीन अ वोरेशियस रीडर। तो मैं चाहता हूं कि आप देश के अलग उस जगह से आए हैं जहां हम कभी नहीं गए हैं, तो आप इस याद को, इस मेमोरी को संजो के ले जाइए। सो यू विल हैव टू बी वेरी अटेंटिव ऑन दैट। अब थोड़ा देश के बारे में समझिए, भारत कहां जा रहा है और आप कहां हैं, और आपको कहां जाना है और कहां जा सकते हैं, ये समझना होगा। हमारा देश का गुलामी का जो अगर कोई कालखंड, कोई टर्निंग पॉइंट मानिएगा तो उसको वैसे कोई एक ईयर को माना नहीं जा सकता है, लेकिन इतिहासकार, हिस्टोरियन मानते हैं 1757, 1757, बैटल ऑफ पलासी। So Battle of Plassey marked the beginning of the institutionalized process of colonialization of India. इस देश की गुलामी की कहानी वो 1757 से शुरू हुई। आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उनका नाम है प्रोफेसर अंगस मैडिसन। उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में कहा है कि ठीक है, उस वक्त जीडीपी नहीं था, लेकिन आज के पैमाने में अगर उसको नापा जाए, you will be surprised to know that in 1757 the Indian economy used to contribute to the world economy to a tune of 25 to 30%। आप सोच के देखिए, हमारा देश उस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था का, दुनिया के इकोनॉमी का 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता था। अगर पूरे संसार में $100 था तो हमारे पास $30 था। बट उसके बाद आप सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टेड, और हमारी संपत्ति को अंग्रेज लेके जाना शुरू किया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन 1947 व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट दिस कंट्री, वी वेर जस्ट 1% और इवन लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। आप सोच करके देखिए, वो इतिहासकार लिखता है कि 1947 में अंग्रेजों के खजाने में उतनी ही धनराशि थी, उतना ही वेल्थ था जितना इंडिया में 1757 में था। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? सो इट वाज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ। याद रखिए, जब चुनौतियां आती हैं, जब चैलेंजेज आता है, तो इंसान दो तरीके से उसमें एक्ट करता है। पहला रिएक्ट करता है और दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्शन इज ए नेगेटिव थिंग। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया और हम अपने पराक्रम, अपने पौरुष, अपने एंटरप्रेन्योरशिप, अपने हार्ड वर्क्स, और उसमें क्रेडिट सभी युवाओं को जाता है। और हमने इस देश की प्रगति, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक शामिल है, और हम बढ़ते गए और आज हिंदुस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्था का 5वां सबसे बड़ा पावर है। So we are the 5th largest power economically in the world economy. आंकड़े बताते हैं, और ये this has been substantiated by world bodies, different financial institutions, right from World Bank to PwC to IMF and everyone. It's saying like that. और वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आपकी होगी, आप शायद 2030 तक, आप लोग बच्चे हैं, यंग हैं, और उस वक्त तक आप अपने शिखर पर रहेंगे, विल बी एट द क्लाइमेक्स ऑफ योर कैरियर, और आप अपने जीवन में ही देखिएगा कि यह देश दुनिया की अर्थव्यवस्था का 3रा सबसे बड़ा पावर होगा, 3rd पावर होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब आइए दूसरे पैराडाइम पर। क्या महज किसी कंट्री का इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगा तो सब आदमी खुशहाल हो जाएगा? इज इट सो? इफ द कंट्री इज ग्रोइंग, do you think that everybody will be happy, everybody will be wealthy? No, not at all. In fact, अजीम जी प्रेम जी का सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एक फाउंडेशन है और बहुत सारे रिसर्च हुए। उनकी एक हाल में रिसर्च आई है। वो रिसर्च कहता है कि देयर इज अ टोटल डिस्कनेक्ट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इनफैक्ट यूरोप और इंडिया से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो पाइएगा कि यूरोप में जो ग्रोथ होता है तो करस्पॉन्डिंगली वहां पर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होते हैं
कंपेयर टू इंडिया। उसके कारण अलग हो सकते हैं, वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस, वो एक अलग इशू है। अगर कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ हम बात भी करेंगे। हम अपने YouTube चैनल मैंने खोला, इसलिए खोला है ताकि लोगों को बता सकें, समाज को लौटा सकें, वो एक अलग इशू है। आपके पैराडाइम से 2-3 चीज को समझिए, बड़ा डरावना है। द थिंग्स विच इज लूमिंग लार्ज, द थ्रेट, द चैलेंजेस विच इज लूमिंग लार्ज ऑन यू इज वेरी डेंजरस। क्या है सुनिए। फर्स्ट, आंकड़े बताते हैं कि इस देश में जो ग्रेजुएट्स हैं 25 साल तक का, अंडर 25, वो 43% आदमी अनएम्प्लॉयड है। 43% of graduates, and when I say graduate, I'm referring to all streams, right from engineering up to arts, science and others. So you 25 are 43% unemployed. बिहार का आंकड़ा है around 1.5 crore youth, educated youths are unemployed. दुनिया की एक प्रतिष्ठित मैगजीन और बहुत सारे जगहों पर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के अलग अलग अखबारों में छपा कि इंडियाज ग्रोथ इज सिटिंग ऑन द टाइम बॉम्ब ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के एक टाइम बॉम्ब पर हम लोग बैठे हैं। और ये वो समस्या है, ये वो चुनौती है, ये वो प्रॉब्लम है जिससे आपको रूबरू होना पड़ेगा। हमारा वक्त निकल गया और आज हम आपसे वही बात करने आए हैं। वो चुनौती कितनी बड़ी है और उससे कैसे हम लड़ सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, गॉड ने इंसान को 3 गिफ्ट दिए हैं। और आप when you will be happy to know that the God has gifted every human being 3 important characteristics. उसमें एक जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि only humans have the freedom to choose. इंसान के अलावा किसी को चुनने का अधिकार नहीं है। जानवर को चुनने का अधिकार नहीं है, जो उसको खरीद लिया उसी को उठा के लेके चला गया। बट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ हैज द इनहेरेंट राइट टू चूज। सेकंड गिफ्ट क्या है? सेकंड गिफ्ट ये है कि जब स्टिमुलस आपके पास आता है तो जो आप रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बीच जो छोटा सा समय होता है ना, वही आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? आपके पास कोई चुनौती आए, आप जिसको ऐसे समझिए, एक मच्छर ने आपको डंक मारा, उसको स्टिमुलस बोलते हैं, और आपका हाथ उठता है और उसको मारते हैं। दिस इज रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गॉड कहते हैं कि वो जो समय है जिसमें आप रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं, वही आपके जीवन की दशा और दशा तय कर देता है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को जैसे आप रिएक्ट कीजिएगा या जैसे आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वही आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। अगर आपने रिएक्ट किया तो गलत रास्ते पकड़ लीजिएगा। और हर चीज का जस्टिफिकेशन होता है। यहाँ आप कोई गलत काम भी कर दीजिएगा तो जस्टिफाई कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी, हम बहुत परेशान थे, इसलिए हमने ये कदम उठा लिया। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड, थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल चेंज। और उसी पर आज हम आपसे बात करेंगे। क्या है? आर यू कनेक्टिंग में कि टोटल डिस्कनेक्ट हो गया? आर यू श्योर? कैन यू क्लैप? गुड। ताली बजाने से 2 फायदा होता है। एक तो बगल वाले को नींद आ रही है तो नींद टूट जाती है, और दूसरा यू गेट एक्साइटेड। एक्साइटमेंट जो है ना, वह ईश्वर का एक अप्रतिम गिफ्ट है। दिस इज अ गिफ्ट टू ह्यूमन। इफ यू गेट एक्साइटेड, यू आर एक्साइटेड इनफ, यू फील एक्सटैटिक, आप खुश होते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत में जब 2 सेनाएं लड़ रही थी, कौरव और पांडव, तो एक पात्र हैं, उनका नाम था भीष्म पितामह। कहता है कि 183 साल के थे जब उन्होंने युद्ध लड़ा था, बहुत बलिष्ठ थे। उन्होंने जब शंख बजाया और सारे कौरव शंख बजाए तो पांडव लोग नर्वस हो गया। भगवान कृष्ण जान गए कि मेरी सेना तो नर्वस है, तो नर्वस सेना तो युद्ध नहीं लड़ पाएगी, तो दे नीड टू बी एक्साइटेड।
उनको एक्साइटमेंट देने के लिए उन्होंने अपने शंख बजाए। तो शंख का नाम है पांचजन्य, भगवान कृष्ण का। पौंड्र शंख नाम था भीम का, भीम विशालकाय आदमी, उसका बहुत बड़ा शंख था। तो एक श्लोक है, ततः श्वेते हैरी उक्ते महती संदनो स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र धद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। सब लोग ने जो अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों में हर्ष आया और पांडव विजय हुआ। आपके जीवन में भी उत्साह की जरूरत है। अगर आप उत्साहित नहीं रहिएगा हार जाइएगा। जिस दिन उत्साह नहीं रहेगा हार जाइएगा। So you need to be excited for that. You understand? आप किसी से पूछे, एकदम बहुत को देखे उसका चेहरा ही हमेशा रोथड़ू रहता है। फोन किया, क्या हाल है? क्या हाल रहेगा? बहुत कष्ट है, बहुत प्रॉब्लम है। अरे भाई, जो प्रॉब्लम है वो तो है, you will have to fight against the problems, but if you are demotivated then you will have no capacity to fight back, so you need to be very excited. आज मैं उन्हीं चीजों पर बात करूंगा। क्लियर है? Are you with me? Okay. तो मैंने दो पैराडाइम की बात की। पहले इंडिया में क्या हो रहा है उस पर हमने बात की। दूसरा पैराडाइम आपके साथ बात हुआ कि चुनौतियां आपके पास क्या है। और एक यूथ के पास आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और उसके भविष्य की। बोलिए है कि नहीं? अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, पिताजी के यहां से पैसा मिलता था, हम और श्रीधर जी साथ में तैयारी करते थे, तो हर आने वाली सुबह के लिए एक अनिश्चित माहौल हमारा इंतजार करता था। लगता था कल क्या होगा। तो जहां हम कल थे वहां आज आप हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? वही हम आपको बताने आए। इसलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि इंसान में इतनी ताकत होती है ना, इतना पोटेंशियल होता है ना कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ये सिर्फ धर्म या सिर्फ लॉजिक या सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये साइंस भी बताता है। एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, उनका नाम था डॉक्टर कैंडिक पर्ट। उनको कहा जाता है शी वॉज गॉडेस ऑफ न्यूरोसाइंस। उन्होंने एक कहा जाता है, अब डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने जो आविष्कार किया तो उनको महिला होने के चलते कई बार उनको इंसल्ट किया गया था, तो वो एक बहुत बड़े पुरस्कार को लेने से इनकार कर दी। बट एनीवे वो मैटर नहीं। उन्होंने लिखा है कि जो इंसान का ब्रेन होता है, आपका और हमारा जो ब्रेन है, उसमें जो सेल्स है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन की संख्या तकरीबन 100 बिलियन होती है। आंकड़े बताते हैं कि इंसान अपने पूरी जीवन में 5 से 10% से ज्यादा अपने ब्रेन का उपयोग ही नहीं करता। एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जो धागा जोड़ता है उसको सिनेप्टिक कनेक्शन बोलते हैं। उन्होंने लिखा, और पियोत्र एनोखिन उनका एक स्टूडेंट था, उसका रिसर्च पब्लिश हुआ, वो रशियन, कहा कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जोड़कर अगर एक लंबी धागा बना दी जाए तो 1.5 करोड़ किलोमीटर हो सकता है। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? 10 मिलियन किलोमीटर्स। इतना बड़ा पावर आपके ब्रेन में है। इसलिए सबसे पहले भरोसा किस पर करना है? अपने मस्तिष्क पर। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? लेकिन समस्या क्या होती है, जिस समाज में हम रहते हैं, आए दिन हमारा सोसाइटी, हमारा सराउंडिंग्स, हमारे रिलेटिव्स, कई बार हमारे शिक्षक हमको बोलते हैं तुमसे नहीं होगा। बोलते हैं नहीं नहीं, ये तुम्हारे बस की बात। डोंट एवर, आई रिपीट, डोंट एवर ट्रैप्ड इन दिस इल्यूजन दैट यू कैन नॉट डू। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू। इज दैट क्लियर? श्योर? So give a big round of applause for yourself. यहां से आप क्या संदेश लेके जाइएगा मुझको नहीं पता। यहां 4-5 दिन की जो कोर्सेज होंगे, आप क्या लेके जाइएगा मुझको नहीं पता। वो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होंगे, इट्स ओके। बट यहां से एक चीज लेके जाइए कि जिस देश में आपने जन्म लिया है ना, यह देश पराक्रमियों का है, योद्धाओं का है। यह देश वैसे लोगों का है जिसने खराब से खराब परिस्थिति में बेस्ट किया, और आप भी कर सकते हैं। सो आइए अब कुछ चीज पर बात करते हैं।
व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई आफ्टर ऑल? मैंने आपको दो चीज बताया, लोकोक्ति भी बताया और संस्कृत के वो कहावत भी बताया कि आज से 3000 वर्ष पहले भी व्यापार यानी उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी चीज थी और आज भी है। लेकिन हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, आए दिन हम लोग को ये बता दिया जाता है कि आपको नौकरी लग गई ना तो सर्वश्रेष्ठ। नौकरी अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू डू एंटरप्रेन्योरशिप आप कहीं कुछ, हम लोग इस नौकरी में रह के कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। दैट इज व्हाई आई लेफ्ट द जॉब। बट वेन एवर यू स्टार्ट एन एंटरप्राइज यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। हम आपको इस मंच से बोल सकते हैं, हम वी हैड बीन अ पैरासाइट, हम लोग तो वी वर ईटिंग अप द वाइटल्स ऑफ इकोनॉमी। सैलरी लिए घर में बैठे, वी डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वी डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी। क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंज है, मैं आपको कुछ आंकड़े से बताता हूं। देखिए, कहता है कि पोस्ट कोविड पीरियड जब कोरोना हुआ तो कोरोना के बाद संसार बदल चुका है। सबसे पहले एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉर एवर। यू एग्री विथ मी? हेनरी किसिंगर अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, स्टेट्समैन, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, 100 साल से ज्यादा उनका उम्र हो गया। उन्होंने पहली बार लिखा फोर्ब्स में या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के किसी मैगजीन में, हमको स्मरण नहीं है, उन्होंने लिखा कि अब दुनिया बीसी और एडी से नहीं जानी जाएगी, अब दुनिया जानी जाएगी बीसी और एसी से, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। What he is trying to say that the world has changed and it has changed forever. क्या चुनौतियां आई? तो सबसे दो तीन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी बात बता के आपको खत्म करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चुनौती है लॉस ऑफ ट्रस्ट। देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ ट्रस्ट। जब कोरोना हुआ, आप याद कीजिए कहां कहां ट्रस्ट लूज किए। वी लॉस्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। वी लॉस्ट ट्रस्ट इन हॉस्पिटल्स। हम लोगों ने देखा कि मरीज बीमार है, डॉक्टर भी इंसान है, दवाई डर से नहीं दे रहा है, लकड़ी से लगा के उसको दवाई दे रहा है। कई लोग तो मर गए इस डर से कि बगल वाला मर गया तो हम भी मर जाएंगे। लोग यहाँ कहते थे कि आप घरे में रहिए, अगर हॉस्पिटल गए तो आप मर जाइएगा। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन फैमिली समटाइम्स। एक बहुत यहाँ एक दिन अखबार में छपा रहा, हमारा एक जूनियर कुलीग था, हमारा एक जिले में पोस्टेड, नाम लेना उचित नहीं है। एक जज साहब थे, उनके फादर को कोरोना हुआ एंड ही डाइड और ही रिफ्यूज टू क्लेम द बॉडी। बोले हम नहीं जा सकेंगे, वो हमको भी हो जाएगा। और फाइनली म्युनिसिपैलिटी का लोग ने दाह संस्कार कर दिया, क्रिमेशन कर दिया। सो वी हैड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन फैमिली इंस्टीट्यूशंस एज वेल। और इसने जॉब्स को और अपॉर्चुनिटी को बहुत तेजी से नीचे गिरा दिया। देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड द अदर एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। लेकिन याद रखिए, वाइब्रेंट सोसाइटी कौन होता है? वाइब्रेंट आदमी कौन होता है? वाइब्रेंट किसको बोलते हैं? वाइब्रेंट का मतलब समझिए कि किसी चीज को हमने धक्का दिया, थोड़ा देर वो पीछे गया, लेकिन उसी फोर्स से फिर वो वापस आ गया। इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और यहां जो आंकड़े आ रहे हैं वो आश्चर्यजनक आ रहे हैं। कोरोना के बाद से जिस रफ्तार से इकोनॉमी ग्रो करना शुरू किया, वो एक दुनिया में रिसर्च का विषय बन गया। और आज हम 5-6 ट्रेंड की बात करेंगे। फोर्ब्स मैगजीन से लेकर के दुनिया के प्रतिष्ठित अखबारों ने, दुनिया के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन ने यहां रिसर्च किया और बताया कि 5 और 6 नए बिजनेस के ट्रेंड इंडिया में शुरू हो गए हैं। और उसको शुरू करने वाला कोई और नहीं, 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल का वो लड़का है जो इस देश की मुस्तकबिल लिख रहा है। वो आप भी हो सकते हैं। मैं आपका इस क्लास लेने के पहले कल यहां एक देखिए कैसे चीजें बदलती है। यहां पर एक मैरीन ड्राइव बना है, सरकार ने एक गंगा के किनारे एक रोड बना दिया है, उसमें कुछ डेवलप कर दिया है एंड इट इज नोन एज मैरीन ड्राइव। कल हम वहां गए थे जस्ट इन ऑर्डर टू लुक इनटू द मैटर्स कि कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं।
And I talked to many students who had placed their stalls. एक लड़का था, उसका नाम था राहुल. He is from a nearby district शेखपुरा. हम एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, कैसे चीजें बदल रही है. तो उसके यहाँ कुल्हड़ की चाय मिलती थी, मिट्टी की कुल्हड़ में चाय पीते. हम पूछे कि तुम कहाँ के हो? He said कि हम शेखपुरा के. बोले यहाँ क्या करते हो? बोला हम यहाँ पढ़ाई करते हैं. बोले बहुत अच्छा. यहाँ? तो बोला सर ये 3 घंटे का काम है मेरा. मैं 7 बजे यहाँ स्टॉल लगाता हूँ और 10 बजे क्लोज कर देता हूँ. खाना वाना खा के फिर अपना रात में पढ़े, फिर सवेरे अपना कॉलेज वॉलेज किए. मतलब ये आइडिया तुमको आया कैसे? बोला कि सर हमको लगा कि या तो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाए, पार्ट टाइम जॉब करें. तो पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो 8 घंटा से कम होगा नहीं, और जॉब 8-9 हज़ार से ज़्यादा मिलेगा. अब बोले कितना कमाते हो? बोला 200 कुल्हड़ बेच देते हैं, 20 रुपये का कुल्हड़ है, 4,000 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये खर्च होता है, 3,500 रुपये पर डे कमा लेते हैं. 30 दिन है, आप सोच करके देखिए, 30 या 90, 1 लाख रुपए. एंड ही इज स्टिल स्टडिंग. आपको बताते हैं कैसे ये ट्रेंड आ रहा है. उसने कहा कि जब ये हम देखे सर, हम लोग गरीब थे, हम अपने भाई को भी बुलाए, उसको भी यहीं पढ़ा रहे हैं, और दूसरा स्टॉल भी मेरा लगा हुआ है. उसका फिर एक बगल में गए, उस स्टॉल का नाम था SIS सिंगिंग चाय वाला. सिंगिंग चाय वाला वो एक नया कॉन्सेप्ट लाया. क्या लाया कॉन्सेप्ट? 2-3 लड़की 2-3 लड़के लगा दिया है कैरोकी. आजकल तो इंस्ट्रूमेंट है सब बढ़िया. एक तरफ चाय बन रहा है और वो बच्चे उस इंस्ट्रूमेंट पर गाना लगाते हैं और डांस करते हैं. लोग वहां डांस देखने के लिए आते हैं और फिर उनकी चाय पीते हैं. और वो बताया कि हमारे इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स. SIS, इफ आई रिमेंबर द नेम, SS सिंगर चाय वाला. चीजें कैसे बदल रही है. आइए आपको कुछ ट्रेंड के बारे में बताते हैं. कौन वैसे ट्रेंड हैं जो यूथ्स में एंटरप्रेन्योरशिप का शेप ले रहे हैं. आप करें, कोई और करे, लेकिन कोई करेगा. और एक चीज हमेशा याद रखिए, इस देश का मुस्तकबिल, इस देश की तकदीर, इस देश का भाग्य तभी बदलेगा जब देश का इकोनॉमी ग्रो करेगा. और इकोनॉमी तभी सस्टेनेबल ग्रो कर पाएगा जब उसके ग्रोथ के साथ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा. कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल बात बोल ले, किसी को औकात नहीं है कि सबको नौकरी दे. औकात नहीं है. अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ रिपब्लिक 2023 में आप जा करके देखिएगा. 3 दिन पहले हमने बिहार सरकार के पूरे बजट और नौकरी और सैलरी को एक्सप्लेन कर दिया है. आपको आंकड़े बता दें. और यही सब राज्यों की स्थिति है, सब राज्यों की स्थिति आपको एक लाइन में बता दें. इस राज्य का बजट लगभग 2,37,38 हजार करोड़ है. अपना टैक्स लगभग 60,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ केंद्र से टैक्सेस में हिस्सेदारी मिलती है. यहां लगभग 10 लाख लोग नौकरी करते हैं, 4.5 लाख परमानेंट, 4.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल. उनके सैलरी और पेंशन पर जो रेगुलर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर से खर्च हो रहा है 60,000 करोड़ साल का. कॉन्ट्रेक्चुअल को मिला दीजिए तो वो हम लोग जोड़ रहे थे उसको 1.25 लाख करोड़. इस देश में, इस राज्य में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 1.5 करोड़. अगर उसके 10% को भी नौकरी दे दी जाए, यानी 15 लाख को, और एवरेज 50,000 रुपया भी उसको सैलरी मिलेगी, तो 45,000 करोड़ रुपया और बढ़ जाएगा. यानी इस राज्य का जितना बजट है सब सैलरी में चला जाएगा. इट इज इम्पॉसिबल टू गिव जॉब ईच एंड एवरीवन. इम्पॉसिबल. इस भ्रम में कभी नहीं रहना. हाँ, उसमें से कुछ लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? जॉब करते हुए भी हम एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं कर सकते? मैं इसका जीता जागता उदाहरण. माय वाइफ इज a textile engineer. She hails from Rajasthan. She has been brought up in Rajasthan. बनस्थली से पढ़ी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग. शादी के बाद सब घर में रह जाता है. She told that कि हमको मन नहीं लगता. I want to do something. And she started a direct selling business. Within 2 years time, being an IS officer, मेरी सैलरी से किसी भी महीने में हमारी वाइफ को ज्यादा पैसा आया. जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन. हम किए क्या? हमने एक इकोसिस्टम उसको दिया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट कि अगर हमारे इन बच्चों को
अच्छा इकोसिस्टम मिल गया ना, तो कमाल करते। अभी मैंने बिहार बताया, एक मैरिन ड्राइव बना और कम से कम 5,000 लड़के महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे उस मेरिन ड्राइव से। इकोसिस्टम का वो कमाल। अरे कैचिंग माई पॉइंट? तो इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ बिल्डिंग बना देना, रोड बनाना भी नहीं है। हम और आप भी इकोसिस्टम बनाते हैं, हमारा माइंड इकोसिस्टम बनाता है। क्या हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर इसको आप एक्सेप्ट करने के लिए, अपने घर में एक्सेप्ट करने के लिए, आपका फादर एक्सेप्ट कर ले, आपकी मदर एक्सेप्ट कर ले, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इकोसिस्टम। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कौन से ट्रेंड हैं जो आज हिंदुस्तान की तकदीर बदल रहा है। वो कौन सा ट्रेंड है जिसको हम अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं, जॉब करते हुए भी कर सकते हैं, नहीं मिले जॉब तब भी कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार आईएम में हमको जाने का मौका लगा, तो वहां पर बात हुई और एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन निकल के आया कि एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान से सुनिएगा, आइडिया प्लस गट्स, आइडिया प्लस गट्स प्लस पैशन प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पूंजी कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। ये दुनिया बदल गया। कितने बड़े बड़े इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स और इकोनॉमिस्ट लोग बता रहे हैं कि दुनिया में अब वो बिजनेस नहीं चलेगा कि 1,000 करोड़ रुपया लगा के और एक बहुत बड़ा प्लांट खोल दो। आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने हैव यू हर्ड द नेम ऑफ गाफा? GAFA नाम सुना है कभी? एनीवन? गाफा? यू हैव नॉट हर्ड द नेम गाफा? आप सुन के देखिए, व्हाट इज गाफा? G for Google, A for Apple, F for Facebook और A for Amazon, that is GAFA। आजकल बोला जाता है गाफा इकोनॉमी। You will be surprised to know that the GAFA contributes around 25% of the global economy। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 25% अकेले गाफा करती है। फेसबुक में कौन पैसा लगता है खोलने में? फेसबुक को पैसा लगता है? यूट्यूब में कोई पैसा लगता है? It is a kind of entrepreneurship, digital entrepreneurship। So, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, मैं उस 5 ट्रेंड की बात करके आपके साथ खत्म करता हूं कि ये वो एंटरप्रेन्योरशिप है जो संपूर्ण दुनिया में और खास करके भारत में ट्रेंड हो रहा है। सुनिए क्या है। आर यू प्रिपेयर टू लिसन टू मी? मजा ना, हम इस एज में इतना एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं, आप लोग यंग है, आवाज नहीं निकल रही है। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? Sure? Give a huge round of applause for yourself. देखिए, मैंने 7 ट्रेंड निकाला। वो 7 ट्रेंड है जो चल रहे हैं। आप इसमें से कोई भी आदमी चाहे तो कर सकता है। देखिए, पहला एक शब्द है, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, निशे, NICHE, निशे, निशे एंटरप्राइज। आई थिंक बहुत लोग नहीं सुने होंगे। ये निशे एंटरप्राइज क्या है? कल हम वहां गए थे, जो ड्राइव है मेरिन ड्राइव, एक दुकान है, नेपाल की एक लड़की चलाती है। उस दुकान का नाम है चिकी लिट्टी। लिट्टी बिहार का, चिकन रेसिपी उसका नेपाल का, दोनों मिलाकर बना दिया चिकी लिट्टी। निशे इकोनॉमी का मतलब होता है, निशे एंटरप्राइज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा चीज का डिमांड है और उसको उसी के हिसाब से बना देना, इज कॉल्ड निशे इकोनॉमी। जैसे लिट्टी चोखा का बिजनेस बिहार में निशे इकोनॉमी। आपको आश्चर्य होगा कि ये लिट्टी चोखा का जो रेसिपी है वो 5 स्टार होटल में चला गया। इट इज ट्रेंडिंग। आजकल लोग इतनी चीजों में, आप देखिएगा ना, एक कारपेंटर ने क्या किया कि जो लकड़ी का काम करता था, तो लकड़ी के काम के बाद जो उसका लकड़ी बच जाता था टुकड़ा, उसको छील करके उसमें घड़ी पीछे से फिट कर दिया। बोला दिस इज इथनिक एंटीक वॉच। लोग अपने ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं, उसकी कीमत 20,000 रुपए। निशे, निशे एंटरप्राइज। कैचिंग माय पॉइंट? आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां पाइएगा कि कुछ चीज लोगों की पसंद है,
and this is going to be an opportunity for the entrepreneurs. बिहार में और जगह होता होगा, यहाँ गोईठा बोलते हैं, उपला भी कुछ लोग, गाय का जो गोबर है उसको बना के दीवार में लगा देता है, सूख जाता है तो जलावन का काम देता है। एक बार हम देखें कि अमेज़न में वो गोईठा बिक रहा है। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? इसलिए कि लिट्टी उसी पर अच्छा बनता है। सो दिस इज वन ट्रेंड। अब ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। दूसरा ट्रेंड क्या है? आजकल दूसरा एंटरप्राइज का ट्रेंड है हेल्थ एंड वेलनेस। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो हमको बात करने में अच्छा लगेगा, बट इफ यू डोंट लाइक देन आई विल रैप इट अप विद इन 5 मिनट्स टाइम। डोंट लाइक इट? नहीं अच्छा लग रहा है? पीछे आर यू कनेक्टिंग में? श्योर। हेल्थ एंड वेलनेस का एक नया ट्रेंड है। आजकल देखिएगा, कोविड के पहले कितने लोग सैनिटाइजर से हाथ धोते थे? नाम ही नहीं सुने थे। किसी को मास्क लगाते देखते थे हम लोग एयरपोर्ट पर, तो हम लोग समझते थे, बोलते थे कि बहुत काबिल बन रहा है, बहुत स्टाइल दे रहा है। हैंड वॉश कितने घर में यूज होता था? साबुन से हाथ धोए, जिस साबुन से नहाए उसी से हाथ धो ली, उसी चेहरा भी धो लिया। अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया? सैनिटाइजेशन। क्या? तो इसका इम्यून पावर कम हो गया है, इसको विटामिन मिनरल्स की कमी हो गई है, ही इज डिफिशियंट इन विटामिन डी, विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स वर्ड याद रखिएगा। वैसा सप्लीमेंट्स जो न्यूट्रिशन है लेकिन दवाई की तरह काम करता है, इसलिए उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल। ये एक नया ट्रेंड है। इसलिए देखिए, दुनिया भर का जिम बन गया, हेल्थ कोचेज आ गए, डाइटिशियंस, बॉडी मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है एमवे। उसने एक प्रोग्राम चला, उसका नाम है लीव 360। वो 100 दिन का प्रोग्राम चलाती है। आपके सामने देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं, ये 360 का कोर्स किए 100 डेज। जब ये स्टार्ट किए थे तो इनका बॉडी एज था वो 61, ये 45 के हैं, लेकिन बॉडी एज शरीर बताता था कि ये 61 के। When he completed 360 हेल्थ एंड वेलनेस, नाउ जब इन्होंने चेक कराया तो इनका बॉडी एज हो गया 41। आई एम अराउंड 58-59 और मेरा बॉडी एज है 41। So that is one thing. So health and wellness is another area where you people or anybody who wants to become an entrepreneur, they can adopt for that. कुछ सीख लेना, ऑफ कोर्स स्किल लेना पड़ेगा। हर चीज का एक स्किल होता है। कंप्यूटर, आपको फेसबुक चलाना है, यू नीड टू बी टेक सेवी। तो ये दूसरा ट्रेंड है। मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर दूं। व्हाट इज द थर्ड ट्रेंड? थर्ड ट्रेंड की मैंने बात कही, डिजिटल मार्केटिंग, वही गाफा, फेसबुक, यूट्यूब। डू यू नो दैट यूट्यूब आज के तारीख में जिस रफ्तार से एंटरप्राइज बनना शुरू हुआ है, उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और सिर्फ यूट्यूब गाना सुनने के लिए नहीं है। आपने कोई वेंचर खोला, यूट्यूब में डाला, आजकल देखिएगा ना, इट हैज बिकम ए टूल ऑफ। अभी बिहार सरकार ने टूरिज्म पर यूट्यूबर को हायर किया कि इनका हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहे वहां, तो यहां पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और राजगीर वगैरह बहुत अच्छा जगह, देयर आर ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, बट पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो यूट्यूबर को हायर किया गया, उसको पैसा दिया गया और वो अपने यूट्यूब पर जैसे वीडियो डाला 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूअर हो गया और टूरिज्म। दिस इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। बट इसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा, कैसे यूट्यूब बनता है, यूट्यूब में कैसे आप बात करिएगा, यूट्यूब क्या वो उसका सॉफ्टवेयर से कैसे उसकी एडिटिंग होती है। दिस इज एंटरप्राइज। फेसबुक, डिजिटल इकोनॉमी, दीज आर द थिंग्स। आपको एक और आंकड़ा बताते हैं। अभी हाल में एक आंकड़ा प्रकाशित हुआ और आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा। इस दुनिया में हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 63% of people are using digital payment mode. 63%। अमेरिका से ज्यादा, यूएस से ज्यादा। मैं करीब करीब दुनिया के 16-17 मुल्कों की यात्रा मैंने की है। आज भी वहां, माने यहां पर तो सब्जी लेने के लिए जाइए, बोलेगा आपको यूपीआई है,
और अगर आप बोलिएगा मेरे पास यूपी नहीं है तो आपको ऐसे देखेगा कि कहां से आ गया। सो डिजिटल इकोनॉमी ये एक ट्रेंड है जहां कोई आदमी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, लेकिन यू नीड टू डेवलप अ स्किल। मैं बात खत्म कर दूं। डायरेक्ट सेल इज अनदर न्यू काइंड ऑफ एंटरप्राइज, जहां कोई पूंजी नहीं लगती है, जहां थोड़ा सीखना पड़ता है, और इसके लिए एक ही चीज सीखने की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड पीपल स्किल। डायरेक्ट सेल बिजनेस आज के तारीख में दुनिया में हंगामा मचा रहा है। डायरेक्ट सेल का मतलब हुआ फैक्ट्री से सामान बना कंज्यूमर के पास सीधे आपको पहुंचा देना है, और उसके बीच का जो मार्जिन वो आपको मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल। इट इज बूमिंग। दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन आवर इकोनॉमी, जहां कोई आदमी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे। और मजेदार बात यह है इस बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें बहुत कम समय लगता है और ये पार्ट टाइम में होता है, शाम का 6 बजे से लेकर 9 बजे 10 बजे तक। हमारी वाइफ ने इस बिजनेस को किया और मैंने बताया लास्ट 13 साल से बीइंग एन IAS ऑफिसर शी इज मेकिंग मोर मनी देन माय सैलरी। सो दिस इज द ब्यूटी। माय डॉटर हैज डन mass communication and journalism course. I being a civil servant, I wanted my daughter to become a judge. She should go in judiciary. I wanted my son. मेरा बेटा बोला नहीं पापा हम कंटेंट राइटिंग करें। कंटेंट राइटिंग इज अनदर एंटरप्रेन्योरशिप, जहां 3 घंटा 4 घंटा अच्छे कंटेंट लिख करके आप दीजिएगा एंड इट विल बी सोल्ड आउट। एक एक कंटेंट लिखने का 2-2, 3-3 लाख रुपए। ये अपॉर्चुनिटी पूरी खुली हुई है आप लोगों के सामने। आप में से जितने लोग नौकरी करना चाहे नौकरी लग जाए, बहुत अच्छा चीज, लेकिन अगर नहीं लगे तो रोना नहीं है कि हमको तो लगा ही नहीं, हम क्या करें। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज व्हाट इज आई वांटेड टू से। लास्ट, कोच एंड स्पीकर्स एक नया ट्रेंड है एंटरप्रेन्योरशिप का। हालांकि उसमें कुछ हर जगह कुछ प्लस माइनस अपने उसके 2 पहलू होते हैं, बट आप यू विल बी सरप्राइज्ड। एक ध्रुव राठी करके एक स्पीकर है, उसकी आमदनी जान करके आप घबरा जाइएगा। इज नॉट लिव इन इंडिया। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट इट इज अगेन अ एरिया ऑफ एंटरप्राइज, जहां कोई आदमी अपना स्पीच पैटर्न ठीक कर ले, बोलने की कला सीख ले। इट इज एन आर्ट, इसको सीखा जा सकता है। लास्ट में मैं वही बता के खत्म कर दूंगा। मालूम है स्पीच जो होता है, पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट विच कैन बी लर्न। पब्लिक स्पीकिंग के 2-3 फंडामेंटल्स हैं। जैसे पहला फंडामेंटल ये है, हम आपको बता दें, पब्लिक स्पीकिंग का पहला फंडामेंटल ये है कि जब आप बोलने जाते हैं तो आपके मन में 2 भाव आने चाहिए। पहला, जो सुन रहा है उससे आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक और भाव आना चाहिए कि जो सुन रहा है वो बेवकूफ नहीं है, तो आप कम्युनिकेट कर पाइएगा। कैचिंग माय पॉइंट? इसका दूसरा आर्ट यही है। मैंने वहां से बोलना उचित नहीं समझा। व्हाई? दिस इज पब्लिक स्पीकिंग। यू नीड टू हैव ए माइक एंड यू शुड मैनूवर ऑन द स्टेज। ये पब्लिक स्पीकिंग, दिस इज अगेन एंटरप्राइज। एक अगेन मोटिवेशन स्पीच का, अलग अलग चीजों की, लीडरशिप पर, कम्युनिकेशन पर, इन चीजों पर एक अलग एंटरप्रेन्योरशिप है। और लास्ट में बोल करके अपनी बात खत्म कर दूं, ये जितनी बातें मैंने कही ना, ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? जिसका माइंड ग्रोथ माइंडसेट का होगा। 2 माइंडसेट होता है, याद रखिएगा। आप कहीं कुछ करिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, खेती कीजिए, प्रोफेशन कीजिए, आपका मस्तिष्क 2 तरीके से काम करता है। द फर्स्ट इज क्लोज्ड माइंड एंड द सेकेंड इज ग्रोथ माइंड। एक कैरोल डोएक करके एक प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो उन्होंने पढ़ाई की, वहां फिर अपना पढ़ाती भी हैं। कैरोल डोएक, आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। उन्होंने पहली बार जिस वर्ड का उपयोग किया उसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। व्हाट इज दिस ग्रोथ माइंडसेट? आपको एकदम आम बोलचाल की भाषा में बताते हैं। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में आपके रिश्तेदार, चाचा, नाना, ताऊ अक्सर बोलते हुए सुने जाएंगेगा कि ये काम तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे काम, ये तुम्हारे बूते की नहीं है, तुम ये कर ही नहीं पाओगे। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि दुनिया का कोई भी स्किल जो आप नहीं जानते हैं उसको आप सीख सकते हैं। एन एटीट्यूड wherein
you accept that any skill which you don't know can be learned is a growth mindset. और जिस दिन आप ये समझ लीजिएगा कि हम तो ये सीख ही नहीं सकते, हम हवाई जहाज जान ही नहीं सकते, फेसबुक हम चला ही नहीं सकते, यूट्यूब पर हम बात ही नहीं कर सकते, हम स्पीच दे ही नहीं पाएंगे, हेल्थ कोच बन ही नहीं सकते, ये काम हम कर ही नहीं सकते, दैट मीन्स इट इज द क्लोज्ड माइंडसेट. सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ 2 चीज की जरूरत है मित्रों. मैं बोल करके अपनी बात को समाप्त कर दूं, मेरा समय भी खत्म हो गया. द फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अबाउट कैपिटल, वो सेकेंडरी है. पहला क्या चाहिए? यू नीड टू हैव एन आइडिया. दूसरा, गट्स होना चाहिए कि यस आई विल डू दिस. सेकेंड, उसके लिए तैयारी हो जानी चाहिए. और अंतिम चीज, आपको एक्शन लेना पड़ेगा कंसिस्टेंटली. और इसके लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा. और स्किल तभी सीखिएगा जब का आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट रहेगा. ओपन माइंड से आप किसी चीज को सीखने की कोशिश करिएगा. आई थिंक इन द स्टिपुलेटेड टाइम आई जस्ट वांटेड टू इंस्टिल अ रे ऑफ होप. मैं आप में एक उम्मीद की किरण देना चाहता हूं. एक अमेरिका में एक बहुत बड़े जज हैं, उनका नाम है जस्टिस फ्रैंक कैप्रियो. आपने सुना होगा, टीवी पर भी आते हैं. एक दिन उनको मैं सुन रहा था और वो फैक्ट भी है, हर दिन इंसान किसी न किसी के लिए जजमेंट देता है. यू मेक जजमेंट अबाउट योर टीचर, द टीचर मेक जजमेंट अबाउट यू, द एम्प्लॉयर मेक जजमेंट अबाउट यू, यू मेक जजमेंट अबाउट द एम्प्लॉयर्स. एवरी डे द ऑफिसर डिसाइड्स, ही मेक्स ए जजमेंट. कहता है कि भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जजमेंट होगा. और जिस दिन आप जज किए जाइएगा, देयर वेर ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स जिस पर आपका फैसला होगा. पहला, जिस दिन आपका जजमेंट होगा, वो जजमेंट इस चीज पर होगा कि हाउ मेनी लाइफ्स, हाउ मेनी होपलेस लाइफ्स यू हैव इंस्टिल्ड होप. कितने निराश जीवन में आपने आशा और उम्मीद का किरण का संचार किया है, इस पर आपका निर्णय होगा. इसलिए आप कहीं रहें, एक काम जरूर कीजिए, किसी निराश आदमी को आशा की एक छोटी सी किरण दीजिए. आशा की एक छोटी सी किरण, गिव अ रे ऑफ होप. और दूसरी चीज, आपका निर्णय जब होगा, आपका जजमेंट जब होगा, तो इस पर होगा कि आपने कितने लोगों के जीवन में जिसको आपने टच किया है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन हुए. हाउ मेनी लाइफ you have positively changed, you have touched upon. मैंने अगर आपके जीवन को छुआ और आप में 1 औंस भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ, तो मेरा आना सफल हुआ. माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. आप में अप्रतिम ऊर्जा है. यू आर सोर्स ऑफ एनर्जी, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. आई कैन सी फेसेस अक्रॉस द हॉल. आप लोग सब लोग इस देश के वो योद्धा हैं जिसके कंधों पर इस देश की मुस्तकबिल, इस समाज का मुस्तकबिल है. आइए मिलकर अपने भविष्य के साथ साथ इस देश और अपने समाज की भी तरक्की को चमकाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्कार.